पाचन की अधिकांश क्रियाविधि छोटी आंत्र के अंत तक यानी इलियम भाग में लगभग पूर्ण हो जाती है। अब ये पाचन की क्रियाविधि पूर्ण होने के बाद में भोजन के जितने भी घटक होते हैं वो सभी के सभी घटक अपनी जो संगठक अणु होते हैं, शर्कराएं, इसके अलावा है वसी अम्ल, ग्लिसरॉल, इसके अलावा प्रोटीन के अपघटन से बनने वाले एमिनो अम्ल में विभक्त हो जाते हैं। अब उसके पश्चात इन प्रोटीनों से बनने वाले एमिनो अम्ल, कार्बोहाइड्रेट से बनने वाले शर्कराओं और वसा से बनने वाले वसी अम्ल और ग्लिसरॉल, इनका अवशोषण किस प्रकार से होता है ये अब हम पढ़ने वाले हैं। तो अवशोषण में जब हम बात करते हैं तो सबसे पहले भोजन के पाचित पदार्थों में से कुछ पदार्थों का अवशोषण मुख गुहा में ही हो जाता है। जैसे कि कई बार आप लोगों ने देखा होगा कि डॉक्टर हमारे को औषधियां दे देते हैं और ऐसा कहते हैं कि इनको जीभ के नीचे दबा के रखना है। तो उसका कारण क्या होता है कि ये जो कुछ औषधियां होती है, ये कुछ औषधियां मुख गुहा की उपकला और जीभ के नीचे वाली जो उपकला होती है उस उपकला के द्वारा अवशोषित होकर रक्तवाहिनियों में चली जाती है और जहां से रक्त के माध्यम से शरीर के सभी अंगों में वितरित हो जाती है। इसके पश्चात जैसे ही बोलस आमाशय में जाता है तो आपको बताया था कि लारी एमाइलेज भी कुछ घटकों का पाचन करवाता है। तो इस प्रकार से जितने भी जो भी सरल शर्कराएं बनी है, इसके अलावा अल्कोहल है, इसके अलावा और कुछ जो सूक्ष्म पदार्थ होते हैं उन पदार्थों का अवशोषण आमाशय में पूर्ण हो जाता है। फिर उसके बाद में अधिकांश अवशोषण की जब हम बात करते हैं तो अधिकांश अवशोषण छोटी आंत्र में संपन्न होता है। अब छोटी आंत्र में ही अवशोषण क्यों होता है? आप लोग सोच रहे होंगे कि सर ये इतने कंपोनेंट भी है, ये आहार नाल के इतने घटक भी हैं, इन घटकों में अवशोषण क्यों नहीं हुआ? तो उसके दो मुख्य कारण है। पहला कारण तो ये है कि छोटी आंत्र से पहले पाचित पदार्थों का मतलब उन पदार्थों का, भोज्य पदार्थों का पूर्ण पाचन नहीं होता। और दूसरा मुख्य कारण यह है कि छोटी आंत्र में रसांकुर और रसांकुरों पर सूक्ष्मांकुर पाए जाते हैं। उन रसांकुरों के सूक्ष्मांकुरों के कारण सतह का क्षेत्रफल कई गुना बढ़ जाता है और कई गुना क्षेत्रफल बढ़ने के कारण अवशोषण की दर भी बढ़ जाती है। अब इस छोटी आंत्र में पाचित पदार्थों का अवशोषण किस प्रकार से होता है तो सुनिए। यहाँ पर ये जब हम आहार नाल की या छोटी आंत्र के अनुप्रस्थ काट देखते हैं तो इस अनुप्रस्थ काट में ये छोटी आंत्र का लुमेन होता है। अंदर के अवकाश को आप लोगों को मैंने अभी थोड़ी देर पहले जब बताई थी तब लुमेन कहा था इसको। अब यहाँ पर ये जो लुमेन वाला भाग है, इस लुमेन वाले भाग में पाचित पदार्थों की मात्रा ज्यादा होती है। लुमेन वाले भाग में पाचित पदार्थों की मात्रा ज्यादा होती है और यहाँ पर ये पाए जाते हैं रसांकुर। तो अब हम इन रसांकुरों को थोड़ा सा बड़ा करके यहाँ पर देख रहे हैं। यहाँ पर मैंने एक रसांकुर के दो अलग अलग भाग बनाए, जिसमें एक तो ये रक्त केशिकाएं दिख रही है और दूसरा वाला जो है उसमें रसांकुर का केंद्रीय भाग है जिसमें एक लसिका वाहिनी दिख रही है। तो यहाँ पर एक ही रसांकुर के हमने दो भाग बनाए, जिसके अंदर एक में तो रक्त केशिका और दूसरे में लसिका वाहिनी। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि सर ऐसा क्यों किया? तो हम आप लोगों को बता दें कि ये जो अवशोषण की क्रियाविधि है, इस अवशोषण की क्रियाविधि में एमिनो अम्ल, शर्कराएं हैं, इसके अलावा सोल्ट है, इन सबका ट्रांसपोर्टेशन तो रक्त केशिकाओं के द्वारा होता है, जबकि वसा का ट्रांसपोर्टेशन लसिका वाहिनियों के द्वारा होता है। इस कारण वसा के परिवहन के लिए तो हमने लसिका वाहिनी बनाई है, वसा का परिवहन। और इसके अलावा रक्त केशिकाओं के द्वारा ग्लूकोज है, यानी जितने भी शर्कराएं हैं, फ्रक्टोज है, ग्लूकोज, फ्रक्टोज, फिर उसके पश्चात एमिनो एसिड और एमिनो एसिड के बाद में सॉल्ट्स, इन सभी का परिवहन रक्त के द्वारा होता है। इस कारण ये पहला वाला जो डायग्राम है ये तो दर्शा रहा है ग्लूकोज, एमिनो मतलब शर्कराओं और एमिनो अम्लों के ट्रांसपोर्टेशन को, और दूसरा वाला डायग्राम दर्शा रहा है वसा के परिवहन को। अब यहाँ पर आप लोग देखेंगे कि जैसे छोटी आंत्र में पाचन की क्रियाविधि पूर्ण हो जाती है तो आंत्र में पाचित पदार्थों की मात्रा ज्यादा और रक्त केशिकाओं में पाचित पदार्थों की मात्रा कम। तो यहाँ से ध्यान से सुनिएगा, यहाँ से कुछ मात्रा में ग्लूकोज, कुछ मात्रा में एमिनो अम्ल, कुछ साल्ट अपनी अधिक सांद्रता से कम सांद्रता के द्वारा स्वतः रसांकुर के रक्त वाहिनियों में प्रवेश करते हैं। तो प्रारंभ में क्या हो रहा है? कुछ मात्रा में सरल शर्करा, लवण और कुछ एमिनो एसिड सांद्रता प्रवणता के कारण
रसांकुर केशिका में प्रवेश करते हैं। अब ये जो रसांकुर केशिका में प्रवेश कर रहे हैं, इसी प्रवेश की क्रिया को कह देते हैं विसरण। यानी जब सांद्रता प्रवणता बहुत ज्यादा होती है। अब आप लोग सोच रहे होंगे सांद्रता प्रवणता क्या होती है, विसरण क्या होता है, ये मैं आपको अभी थोड़ी देर में बताने वाला हूँ। तो यहाँ पर जब इंटेस्टाइन में पाचन की क्रियाविधि हुई है, तो यहाँ पर पाचित पदार्थों की मात्रा, ये यहाँ पर आहार नाल का ल्यूमेन यानी आहार नाल का खाली स्थान है। तो यहाँ पर लवणों की, सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, इनकी सांद्रता ज्यादा है। इसके अलावा शर्कराएं अधिक मात्रा में है। तो अपनी अधिक मात्रा से कम मात्रा की ओर रक्त की ओर स्वतः प्रवेश करती है। इस क्रिया को कह देते हैं विसरण। इस क्रिया में किसी प्रकार की कोई ऊर्जा की आवश्यकता नहीं होती। अब ये विसरण आप लोगों को यहाँ पर एक उदाहरण के द्वारा भी समझ सकते हैं। जैसे मान लो थोड़ी सी देर के लिए ये कोई झिल्ली है। अब इस झिल्ली के दोनों तरफ का, ये झिल्ली के बाहर का वातावरण है और ये झिल्ली के अंदर का वातावरण है। यानी झिल्ली के दोनों तरफ की दिशाएं हो गई, ये बाहर की तरफ की और ये अंदर की तरफ की दिशाएं हैं। अब यहाँ पर इस झिल्ली के बाहर कोई पदार्थ X है, उस पदार्थ X की सांद्रता बहुत ज्यादा है और अंदर की ओर पदार्थ X की मात्रा कम है। तो दोनों तरफ इस पदार्थ X की मात्रा में अंतर होने के कारण अब पदार्थ X अपनी अधिक सांद्रता यानी बाहर से सीधा कहां की ओर आएगा, अंदर की ओर। अब इस क्रिया में पदार्थ की मात्रा बाहर ज्यादा है और अंदर कम है। तो ये पदार्थ X अपनी अधिक मात्रा से कम मात्रा की ओर स्वतः अंदर आएगा और यही क्रिया कहलाती है विसरण। इस क्रिया में किसी प्रकार की कोई ऊर्जा की आवश्यकता नहीं होती। फिर उसके बाद में मान लो यहाँ पर ये दूसरा जो कंडीशन है, यह है सुसाध्य विसरण। इसके अंदर ध्यान से सुनिएगा, इसके अंदर भी इस प्रकार से कोई एक झिल्ली है। अब ये जो झिल्ली है, इस झिल्ली के बाहर X पदार्थ की मात्रा तो ज्यादा है, ध्यान से सुनिएगा, X पदार्थ की मात्रा बाहर तो ज्यादा है और अंदर की ओर कम है। यानी एक तरीके से ऐसे मानो इसके दोनों ओर भी सांद्रता प्रवणता में अंतर है, परंतु X जो पदार्थ है उस पदार्थ के जल विरागी प्रकृति हो ये प्रकृति हो सकती है। आवेशित अणु होने के कारण कोशिका झिल्ली उसको अंदर नहीं आने देती। तो फिर ऐसे पदार्थों का ट्रांसपोर्टेशन करने के लिए इस कोशिका झिल्ली में पाए जाते हैं वाहक प्रोटीन। कौन पाए जाते हैं? वाहक प्रोटीन। अब देखो वाहक प्रोटीन नाम से ही स्पष्ट हो रहा होगा, वाहक यानी लाने ले जाने वाला। तो ये वाहक प्रोटीन इस X पदार्थ को बाहर से पकड़कर कोशिका के अंदर की ओर ट्रांसफर करते हैं। यानी जब विसरण की क्रियाविधि किसी प्रोटीन की सहायता से होती है तो उसी क्रियाविधि को कह देते हैं सुसाध्य विसरण। हालांकि इस क्रिया में भी ऊर्जा की आवश्यकता नहीं होती है, लेकिन आपको मालूम होना चाहिए कि जो प्रोटीन होते हैं उन प्रोटीनों में चयनात्मकता का गुण होता है। तो यहाँ पर सुसाध्य विसरण में ऊर्जा की आवश्यकता तो नहीं होती है, परंतु चयनात्मकता का गुण होता है। अब ये जो सुसाध्य विसरण है, ये सुसाध्य विसरण भी आगे 3 भागों में विभक्त कर सकते हैं हम। अब 3 भाग कौन कौन से? जैसे मान लो ये झिल्ली है, ये झिल्ली में वाहक प्रोटीन है। इस वाहक प्रोटीन से एक पदार्थ X जुड़ा और वो पदार्थ X कोशिका के अंदर की ओर आ गया। तो यहाँ पर एक पदार्थ अंदर की ओर आ रहा है, तो इस प्रकार के परिवहन को कहेंगे हम एकल परिवहन। क्या कहने वाले हैं? एकल परिवहन। यानी जैसे मान लो ये कोशिका झिल्ली है, ये कोशिका झिल्ली में कोई वाहक प्रोटीन जुड़ी हुई है, ये वाहक प्रोटीन से X पदार्थ जुड़ा। अब ये जैसे ही X पदार्थ जुड़ता है, इस प्रोटीन में कन्फर्मेशनल यानी समरूपी चेंज होते हैं और उन चेंज के कारण अब पदार्थ कोशिका के कौन से वातावरण में चला गया? अंदर के वातावरण में चला गया। तो इस प्रकार के परिवहन को एक बार में एक वाहक प्रोटीन से एक पदार्थ का परिवहन होने के कारण इसे कह देते हैं एकल परिवहन। दूसरे में क्या हो सकता है? दूसरी संभावना में जैसे मान लो ये कोशिका झिल्ली, ये कोशिका झिल्ली में वाहक प्रोटीन। अब यहाँ पर पदार्थ X तो जुड़ गया, लेकिन ये जो प्रोटीन है ये प्रोटीन में समरूपी परिवर्तन नहीं हुआ। तो इस प्रोटीन की क्रिया के लिए एक किसी अन्य पदार्थ का जुड़ना यानी Y पदार्थ और जुड़ता है। तो जैसे मान लो थोड़ी सी देर के लिए यहाँ पर ये X तो अटैच हो गया, अब यहाँ से ये दूसरा पदार्थ Y जैसे ही जुड़ता है तो फिर ये अंदर की ओर घूम जाती है। तो इस दूसरी परिस्थिति में आप लोग देख रहे होंगे कि इसमें 2 पदार्थ कोशिका झिल्ली के अंदर की ओर वाहक प्रोटीन के द्वारा अंदर की ओर लिए जाते हैं। तो इस क्रिया में 2 पदार्थों का साथ साथ परिवहन हो रहा है, इस कारण इसको कह देते हैं सह परिवहन। क्या कहने वाले हैं? सह परिवहन। अब तीसरा जो परिवहन होता है
उस तीसरे परिवहन में ये कोशिका झिल्ली, ये कोशिका झिल्ली में वाहक प्रोटीन। अब एक पदार्थ X कोशिका झिल्ली वाहक प्रोटीन की बाह्य सतह से और दूसरा पदार्थ कोशिका झिल्ली की आंतरिक सतह से जुड़ गया। तो अब देखो दोनों, ये जैसे वाहक प्रोटीन लिया है, ये पदार्थ X बाहर की सतह से, ये पदार्थ Y अंदर की सतह से। अब जैसे ही जुड़कर यूं घूमेगा तो घूमते X पदार्थ तो कोशिका झिल्ली के अंदर और Y पदार्थ कोशिका झिल्ली से बाहर, अर्थात दोनों के ट्रांसपोर्टेशन की दिशा पहले के एक दूसरे के विपरीत होती है। तो इस परिवहन को हम कह देते हैं प्रति परिवहन, एंटीपोड। तो यहां पर सुसाध्य विसरण कितने प्रकार का हो गया? 3 प्रकार का। पहला है जब एक प्रोटीन, एक वाहक प्रोटीन से एक ही पदार्थ अंदर जाए तो वो कहलाता है एकल परिवहन। जब 2 पदार्थों का साथ साथ परिवहन होता है तो वो कहलाता है सह परिवहन। और तीसरा, जब एक पदार्थ एक प्रोटीन से अंदर की ओर जाए और दूसरा बाहर की ओर आए तो इसे कह देते हैं प्रति परिवहन। अब तीसरा होता है सक्रिय परिवहन। देखिए यहां पर क्या होता है, यहां पर जैसे मान लो ये कोई झिल्ली है, अब इस झिल्ली में ये वाहक प्रोटीन है। अब यहां पर कोशिका झिल्ली के अंदर की ओर X पदार्थों की सांद्रता या मात्रा ज्यादा है और कोशिका झिल्ली के बाहरी वातावरण में पदार्थों की मात्रा कम है, लेकिन X पदार्थ कोशिका की उपापचय क्रियाओं के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है, तो उस पदार्थ को लाना पड़ेगा। तो अब जब पदार्थ अपनी अधिक सांद्रता की ओर जाता है, अब अधिक सांद्रता की ओर जा रहा है तो उसको जबरदस्ती लाना पड़ेगा, यानी कम से ज्यादा की ओर जा रहा है, तो यहां से इस पदार्थ X को पकड़ के जब लाने की आवश्यकता पड़ेगी तो इसमें ऊर्जा की आवश्यकता होगी, और जब ऊर्जा की आवश्यकता होती है तो उसे कह देते हैं सक्रिय परिवहन। यानी ये जो परिवहन, जितने भी पाचित पदार्थ है उन सभी पाचित पदार्थों का परिवहन 3 विधियों के द्वारा होता है। पहला होता है विसरण, दूसरा होता है सुसाध्य विसरण और तीसरा होता है सक्रिय परिवहन। विसरण में किसी भी पदार्थ का अपनी अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर जाना विसरण कहलाता है। दूसरा, जब विसरण की क्रिया प्रोटीन की सहायता से हो तो उसे ही सुसाध्य विसरण कहते हैं। सुसाध्य विसरण 3 प्रकार का। अगर यदि प्रोटीन के साथ में एक पदार्थ जाए तो एकल परिवहन, 2 पदार्थ साथ साथ जाए तो सह परिवहन, और एक अंदर एक बाहर यानी 2 पदार्थों का परिवहन विपरीत दिशा में हो तो उसे प्रति परिवहन कहते हैं। और सक्रिय परिवहन में यानी जब सांद्रता प्रवणता के विपरीत हो तो उसी को ही सक्रिय परिवहन कहते हैं, और सक्रिय परिवहन में ऊर्जा की आवश्यकता होती है। अब देखिए यहाँ पर अवशोषण की बातें करते हैं। तो यहाँ पर ल्यूमेन में जैसे ही पाचन हुआ तो पाचन से लवण भी होंगे, ग्लूकोज, शर्कराएं, इनकी एमिनो अम्ल, इनकी कंसंट्रेशन प्रारंभिक अवस्था में ज्यादा है, तो ये पदार्थ अपनी अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर स्वतः रक्त में प्रवेश कर जाते हैं। इसी क्रिया को हम कहेंगे विसरण। तो प्रारंभ में अवशोषण किसके द्वारा होता है? विसरण की क्रिया के द्वारा। अब आप लोग देख रहे होंगे कि जैसे ही यहां से ग्लूकोज, ये पदार्थ अंदर की ओर रक्त में जाएंगे तो रक्त में अब इन पदार्थों की मात्रा ज्यादा हो जाएगी। तो अब यहाँ के बाद में जो भी अवशोषण होगा वो अवशोषण कौन सी विधि के द्वारा होगा? सक्रिय परिवहन विधि के द्वारा होगा। अब थोड़ी सी बातें हम कर लेते हैं ग्लूकोज के इनके अवशोषण की। तो अभी मैं आपको बता दूं कि ग्लूकोज की कुछ मात्रा का अवशोषण तो होता है विसरण के द्वारा। अब देखो ग्लूकोज, ये रसांकुर की सतह पर यह है वाहक प्रोटीन, वाहक प्रोटीन। अब ये जो वाहक प्रोटीन है, इस वाहक प्रोटीन के साथ में ग्लूकोज तो जुड़ता ही है, साथ ही साथ में इस वाहक प्रोटीन के साथ में जुड़ता है सोडियम। यानी अब ग्लूकोज और सोडियम दोनों साथ मिलकर रक्त के अंदर की ओर प्रवेश करते हैं। तो आप लोग वहां पर देख सकते हैं कि जब एक प्रोटीन से 2 पदार्थ एक ही दिशा में जा रहे हों तो उसे कह देते हैं सुसाध्य परिवहन। और सुसाध्य परिवहन में भी स्पेशली क्या कहेंगे? सह परिवहन। तो दूसरा, ग्लूकोज का सोडियम के साथ में, सोडियम के साथ सह परिवहन होता है, सोडियम के साथ सह परिवहन। अब ये सह परिवहन पर्टिकुलरली भी देखा जाए तो क्या है? सुसाध्य परिवहन या सुसाध्य विसरण ही है, लेकिन सुसाध्य विसरण में भी क्या है? सह परिवहन।
फिर उसके बाद में ग्लूकोज के अलावा यहाँ पर ये दूसरी वाहक प्रोटीन है जिसको हम कह सकते हैं ग्लूट 5 होती है, इसके लिए ग्लूट 1 होती है ग्लूकोज के लिए, वो बाद की बातें आप उच्च कक्षाओं में इनका अध्ययन करने वाले। यहाँ पर ये दूसरी वाहक प्रोटीन है। अब ये जो दूसरी वाहक प्रोटीन है, ये दूसरी वाहक प्रोटीन यहाँ पर ये आती है फ्रक्टोज। कौन आ रही है? फ्रक्टोज। अब ये जो फ्रक्टोज शर्करा है, ये फ्रक्टोज शर्करा इस दूसरी वाहक प्रोटीन के साथ में जुड़कर ये रक्त वाहिनियों में प्रवेश कर जाती है। तो अब फ्रक्टोज का अकेले का परिवहन हो रहा है, तो यहाँ पर मैं ऐसे कह सकता हूं फ्रक्टोज का एकल परिवहन होता है। फ्रक्टोज का एकल परिवहन, फ्रक्टोज का एकल परिवहन, या फिर इसको सिंपली हम क्या कह सकते हैं? सुसाध्य परिवहन। देखिए यहाँ पर ग्लूकोज का भी सुसाध्य परिवहन ही हो रहा है, लेकिन सुसाध्य परिवहन में भी पर्टिकुलरली क्या हो रहा है? सह परिवहन हो रहा है। तो अब यहाँ पर ये ग्लूकोज के या इन शर्कराओं के अवशोषण की 3 विधियां हो गई। अब यहाँ पर जैसे 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 ग्लूकोज है, फ्रक्टोज है, ये अवशोषित होकर रक्त में जाएंगे, तो रक्त में इनकी मात्रा ज्यादा, रक्त में इनकी मात्रा ज्यादा और ल्यूमेन में मात्रा कम। तो फिर उसके बाद में अब जैसे ये कंडीशन चेंज हो जाएगी, तो लवणों, इसके बाद में एमिनो एसिड और इसके बाद में ग्लूकोज है और शर्कराएं हैं, ग्लूकोज आदि का सक्रिय परिवहन होता है, आदि का सक्रिय परिवहन। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि सर आपने तो सभी विधियां काम में ले ली, विसरण के द्वारा भी हो गया, सुसाध्य विसरण के द्वारा भी हो गया, सक्रिय परिवहन के द्वारा भी हो गया। अगर यदि एग्जाम में हमारे को इन तीनों में से पर्टिकुलर छांटने के लिए कहा जाए तो कौन सा वाला छांटेंगे? तो उस समय हम मानेंगे सक्रिय परिवहन को, क्योंकि अधिकांश अवशोषण किसके द्वारा होता है? सक्रिय परिवहन के द्वारा। अब देखिए यहां से ध्यान से सुनिएगा, जैसे जैसे ग्लूकोज, एमिनो अम्ल, इसके अलावा लवण ये रक्त में आते जाएंगे, तो यहाँ पर अतिप्राश्रय विलयन हो जाएगा और अतिप्राश्रय विलयन की प्रासरणता को नियंत्रण करने के लिए जल का स्वतः अवशोषण हो जाएगा। तो जल का अवशोषण परासरण संतुलन के लिए होता है। अवशोषण परासरण संतुलन के लिए या प्रासरण सांद्रता या प्रासरण प्रवणता के अनुसार होता है। प्रासरण प्रवणता के अनुसार जल का अवशोषण परासरण प्रवणता के अनुसार हो जाता है। अब यहाँ तक आप लोगों को ये प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, इनकी अवशोषण की कहानी समझ में आई होगी। अब देखो आपको मैं बता दूं कि जो वसाएं होती है वो वसाएं आसानी से अवशोषित नहीं होती। तो इन वसाओं के अवघटन के लिए ध्यान से सुनिएगा, अवघटन से आपको मालूम होना चाहिए बनाता वसीय अम्ल। वसाओं के अवघटन से क्या बनता है? वसीय अम्ल, यानी उसके मोनोमर्स वसीय अम्ल, और दूसरा बनाता ग्लिसरॉल। वसीय अम्ल और ग्लिसरॉल ये कहां पर पड़े होते हैं? आंत्र के ल्यूमेन में। अब इनका आसानी से अवशोषण नहीं हो रहा, तो अब यहाँ पर इनके अवशोषण में सहायक होते हैं पित्त लवण। पित्त लवण क्या करते हैं? पित्त लवण इनको इस प्रकार से चारों तरफ से आवृत कर लेते हैं। ये चारों तरफ से कौन है? पित्त लवण। अब ये पित्त लवण वसीय अम्ल और ग्लिसरॉल को चारों तरफ से आवृत कर लेते हैं। जब पित्त लवण वसीय अम्ल और ग्लिसरॉल को चारों तरफ से आवृत कर लेते हैं, तो इससे ये जो बनने वाली संरचना है, इस बनने वाली संरचना को कहते हैं मिसेल। क्या कहने वाले हैं इसको? मिसेल। और ये चारों तरफ लगने वाली संरचना कौन है? पित्त लवण। ध्यान से सुनते जाइएगा, यहाँ पर वसीय अम्ल और ग्लिसरॉल ये दोनों के दोनों पित्त लवणों के द्वारा आवृत होकर मिसेल का निर्माण करवाते हैं। अब ये जो मिसेल है, ये मिसेल रक्त वाहिनियों रसांकुर के द्वारा अवशोषित होकर रसांकुर के अवकाश में पहुंच जाती है। अब जब हम रसांकुर के अवकाश की बात करते हैं, तो रसांकुर के केंद्रीय भाग में अभी थोड़ी देर पहले मैंने कहा कि इसकी परिधि, ये जो चारों तरफ का भाग होता है, इस चारों तरफ के भाग में तो होती है रक्त केशिकाएं, जो यहाँ पर बनाई है हमने। ये एक ही रसांकुर के 2 चित्र हैं जो आसानी से समझाने के लिए अलग अलग बनाए गए हैं। अब यहाँ पर ये रसांकुर है, ठीक है, ये रसांकुर का अंदर वाला भाग है। अब रसांकुर में कोशिका होती है, तो इसमें भी अंतःप्रद्रवी जालिका पाई जाएगी। ये है ER, ठीक है। अब यहां से ये वसीय अम्ल और ग्लिसरॉल ये तो दोनों कहां की ओर चले जाते हैं?
रसांकुर के अंदर। Fa मतलब फैटी एसिड, और यहाँ पर ये दूसरा है ग्लिसरॉल, Fa और ग्लिसरॉल, और पित्त लवण ये ल्यूमेन के अंदर ही वापस पीछे रह जाते हैं। ठीक है, तो सर्वप्रथम वसा के अवशोषण में क्या हुआ, वसीय अम्ल और ग्लिसरॉल पित्त लवणों के द्वारा आवृत होते हैं, पित्त लवणों के द्वारा आवृत होकर मिसेल का निर्माण करवाते हैं। तत्पश्चात वसीय अम्ल और ग्लिसरॉल ये तो रसांकुर के लुमेन में प्रवेश कर जाते हैं, और पित्त लवण आहार नाल के लुमेन में ही शेष रह जाते हैं। अब यहाँ से वसीय अम्ल और ये जो ग्लिसरॉल है इनको लेने के पश्चात इनको लेने के पश्चात कुछ ऐसे ऐसे कोटेड संरचनाओं का निर्माण करवाती है। इसमें ये चारों तरफ की कोटिंग होती है प्रोटीन, किसकी कोटिंग होती है, प्रोटीन की, यानी ये प्रोटीन से आवृत वसा होती है, प्रोटीन से आवृत वसा, और इस वसा की संरचना को कहते हैं काइलोमाइक्रोन। क्या कहने वाले हैं, काइलोमाइक्रोन, यानी ईआर प्रोटीन वसीय अम्ल और ग्लिसरॉल इनसे किसका निर्माण करवा देती है, काइलोमाइक्रोन। अब ये जो काइलोमाइक्रोन है ये काइलोमाइक्रोन प्रवेश कर जाती है लसिका वाहिनियों में, और लसिका वाहिनी में वसा का प्रवेश या काइलोमाइक्रोन का प्रवेश जैसे ही होता है काइलोमाइक्रोन, तो जैसे ही काइलोमाइक्रोन का प्रवेश हो जाता है तो काइलोमाइक्रोन के प्रवेश से, ध्यान से सुनिएगा, प्रवेश से इसका द्रव हो जाता है दूधिया द्रव, और ये जो दूधिया द्रव हुआ है इसी को कह देते हैं काइल। क्या कहने वाले हैं, काइल। जबकि आमाशय में बनने वाले द्रव को कह देते हैं काइम। तो काइल तो लैक्टियल्स में पाया जाता है और काइम आमाशय में पाया जाता है। इस प्रकार आप लोग देख रहे होंगे कि अधिकांश पदार्थों का अवशोषण छोटी आंत्र में पूर्ण हो जाता है। और ये लो यहाँ पर मैंने लिख दिया, वसा का अवशोषण पित्त लवणों की सहायता से होता है, पित्त लवणों की सहायता से। पित्त लवणों की सहायता से पूर्ण हो जाता है। अब जब छोटी आंत्र की बात करते हैं तो छोटी आंत्र में अवशोषण लगभग पूर्ण हो जाता है, लगभग पूर्ण। अब लगभग पूर्ण होने के बाद में जो भी शेष पदार्थ होते हैं, शेष पदार्थों को आप लोगों को मैंने पहले भी बताया था कि छोटी आंत्र और बड़ी आंत्र इन दोनों के मध्य शेष पदार्थों को इन दोनों के मध्य त्रिकांत्र कपाट होते हैं। तो शेष पदार्थ त्रिकांत्र कपाट के द्वारा या इलियोसिकल कपाट द्वारा, त्रिकांत्र कपाट द्वारा कहां पर चले जाएंगे, बड़ी आंत्र में। और बड़ी आंत्र में क्या होगा वो सुनिए। बड़ी आंत्र में कुछ विटामिन, जल और लवणों का अवशोषण होता है, लवणों का अवशोषण। ठीक है, तो अब बड़ी आंत्र कुछ मात्रा में जो भी उस भोजन में बचे हुए विटामिन हैं, जल है, लवणों का क्या करेगी, अवशोषण। और अवशोषण के बाद में शेष जो पदार्थ है, शेष पदार्थ कहां पर चले जाएंगे, मलाशय। और मलाशय में जाकर किसका एकत्रण करवा लेंगे, मल का निर्माण। और मल का निर्माण होने के पश्चात अब जैसे जैसे इस मल की मात्रा ज्यादा हो जाएगी तो यहाँ पर एक तनाव उत्पन्न होगा, और उस तनाव के द्वारा इसको शरीर से बाहर या गुदा के द्वारा शरीर से बाहर कर दिया जाएगा। और शरीर से बाहर करने की क्रिया, यही क्रिया कहलाती है बहिक्षेपण। बहिक्षेपण कहलाती है। ठीक है, अब ये तो हो गई ठोस पदार्थों की बात। अब जितने भी अवशोषित पदार्थ हैं वो अवशोषित पदार्थ कहाँ पर जाते हैं, तो जितने भी अवशोषित पदार्थ हैं, ध्यान से सुनिएगा, जितने भी अवशोषित पदार्थ वो सारे के सारे अवशोषित पदार्थों की अधिकांश मात्रा तो किस में है, रक्त वाहिनियों में, और बाकी किस में है, लसिका वाहिनियों में। यानी वसा तो है लसिका वाहिनियों में, और बाकी ग्लूकोज, एमिनो अम्ल, लवण ये किस में है, रक्त केशिकाओं में। अब ये अवशोषित पदार्थ रक्त केशिकाओं से, ध्यान से सुनिएगा, रक्त केशिकाएं मिलकर बनाती है रक्त केशिका, और ये रक्त केशिकाएं मिलकर बनाती है यकृत निवाहिका सिरा।
और ये जो यकृत निवाहिका सिरा है, ये यकृत निवाहिका सिरा इनको आंत्र से, ध्यान से सुनिएगा, आंत्र से कहां पर पहुंचाती है? आंत्र से यकृत में पहुंचाती है। आंत्र से यकृत में, और यकृत से फिर क्या काम होगा? फिर उसके पश्चात इन पदार्थों को शरीर की विभिन्न क्रियाओं में उपयोग लिया जाएगा। विभिन्न क्रियाओं में उपयोग लिया जाएगा। और जब इन पदार्थों का विभिन्न क्रियाओं में उपयोग लिया जाएगा तो यही क्रिया कहलाती है स्वांगीकरण, एसिमिलेशन। स्वांगीकरण यानी अवशोषित पदार्थों का शरीर के विभिन्न क्रियाओं में उपयोग, तो उसी क्रिया को हम क्या कहेंगे? स्वांगीकरण। तो अब उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को सब कुछ समझ में आ गया होगा। यहाँ पर इतनी ही बातें ध्यान में रखने योग्य है कि जैसे ही पाचित पदार्थ छोटे आंत्र में पहुंचते हैं, छोटे आंत्र में अग्नाशय रस है, आंतरीय रस है, पित्त रस है, इनके द्वारा पाचन की क्रियाविधि पूर्ण हो जाती है। पाचन की क्रियाविधि पूर्ण होते ही पाचित पदार्थों की मात्रा आहार नाल में ज्यादा हो जाती है। अब इन पाचित पदार्थों की मात्रा आहार नाल में ज्यादा होने से सांद्रता प्रवणता के अनुसार सर्वप्रथम ग्लूकोज है, एमिनो अम्ल यानी सरल शर्करा है, एमिनो अम्ल, लवण, ये सांद्रता प्रवणता के कारण रसांकुर में प्रवेश कर जाते हैं और ये क्रिया कहलाती है विसरण। क्यों? क्योंकि इसमें किसी प्रकार की कोई ऊर्जा की आवश्यकता नहीं होती। फिर कुछ पदार्थों जैसे ग्लूकोज का सोडियम के साथ में प्रोटीन के द्वारा परिवहन होता है तो उसको कह देते हैं सह परिवहन। इसी प्रकार से फ्रुक्टोज का होता है सुसाध्य परिवहन। अब सुसाध्य परिवहन है, विसरण है और सक्रिय परिवहन, ये आपको मैं पहले ही बता चुका कि जब सांद्रता प्रवणता के अनुसार स्वतः हो तब तो कहलाएगा विसरण, प्रोटीन के द्वारा हो तो सुसाध्य विसरण। अब सुसाध्य विसरण को भी 3 में बांटा है हमने। अगर यदि एक ही पदार्थ अंदर जा रहा है तो एकल परिवहन, 2 पदार्थ साथ साथ अंदर जा रहे हैं तो सह परिवहन, और एक अंदर और एक बाहर जा रहा है तो वो कहलाता है विपरीत परिवहन। अब यहाँ पर जैसे आंत्र में पदार्थों की मात्रा कम हो जाएगी और रक्त में पदार्थों की मात्रा ज्यादा हो जाएगी तो अब लवण, एमिनो अम्ल, ग्लूकोज आदि को सक्रिय परिवहन के द्वारा अवशोषित किया जाएगा। अब जैसे ही ये सारे के सारे लवण, ग्लूकोज वगैरह ये सारे के सारे रक्त में जाएंगे तो रक्त के प्राशन संतुलन या प्रासरणता का या ऑस्मोलरिटी का मान बढ़ जाएगा। अब जैसे ही ये प्रासरणता या ऑस्मोलरिटी बढ़ गई तो जल उस ऑस्मोलरिटी को रेगुलेट करने के लिए अपने आप आंत्र से रसांकुरों में या रक्त केशिकाओं में प्रवेश करेगा। अब वसा का अवशोषण सामान्य रूप से इस विधि के द्वारा नहीं होता, तो अब वसा का अवशोषण करने के लिए सर्वप्रथम वसीय अम्ल और ग्लिसरॉल इन दोनों के चारों तरफ पित्त लवण एकत्रित होकर मिसेल का निर्माण करवा लेते हैं। मिसेल रसांकुर में प्रवेश करती है। रसांकुर में अंतः प्रदर्वी जालिका इनको प्रोटीन से आवृत छोटी छोटी पुटिकाओं में विभक्त कर देती है और इन छोटी छोटी पुटिकाओं को कह देते हैं काइलोमाइक्रोन, और काइलोमाइक्रोन को लसिका वाहिनियों में डाल दिया जाता है। अब जैसे ही काइलोमाइक्रोन लसिका वाहिनियों में जाता है तो उससे लसिका वाहिनी का पदार्थ कैसा हो जाता है? दूधिया, और इस दूधिया पदार्थ को कह देते हैं काइल। दूधिया पदार्थ को क्या कहने वाले हैं? काइल। अब यहाँ पर ये अवशोषण की क्रियाविधि पूर्ण होने के बाद में छोटी आंत्र से ये पदार्थ प्रवेश करते हैं बड़ी आंत्र में। अब बड़ी आंत्र में इन पदार्थों को रेगुलेट करने के लिए होता है त्रिकांत्रिक कपाट। अब बड़ी आंत्र यहाँ पर ज्यादा अवशोषण नहीं करती है, ये केवल कुछ विटामिन है, जल है, इसके अलावा लवणों का अवशोषण कर लेती है। अब जैसे ही इनका अवशोषण हो जाता है तो अवशोषण के बाद में जो शेष बचे पदार्थ है उन शेष बचे पदार्थों को मलाशय में भेज दिया जाता है जहां पर इनका एकत्रण होने के बाद में मल का निर्माण हो जाता है। अब जब मलाशय में मल की मात्रा ज्यादा होती है तो एक तंत्रिकीय प्रतिवर्त उत्पन्न होता है जिसके पश्चात मल त्याग की इच्छा उत्पन्न होती है और इन अपशिष्ट पदार्थों को गुदा के द्वारा शरीर से बाहर मुक्त कर दिया जाता है। इस क्रिया को बहिक्षेपण कहते हैं। ठीक है। अब उसके बाद में ये तो हो गया कि अपाचित पदार्थों का क्या हुआ। अब दूसरा, अपने अवशोषित जो जितने भी पदार्थ है पाचित पदार्थ, वो पाचित पदार्थ आप लोग देख रहे होंगे यहाँ पर शर्कराएं हैं, एमिनो अम्ल है, ये सारे के सारे तो है रक्त में, और वसा किस में है? लैक्टियस में या लसिका वाहिनियों में। तो इन अवशोषित पदार्थों में से जो रक्त केशिकाएं हैं वो सारी की सारी इन रसांकुरों के रक्त केशिकाएं मिलकर ये निर्माण करवाती है यकृत निवाहिका सिरा। अब आप लोग सोच रहे होंगे सर सिराएं तो हमने सुना है लेकिन ये निवाहिका सिराएं क्या है? तो देखो आपको मैं बता दूं कि सिराएं जितने भी अंग है उन सभी अंगों से रक्त को इकट्ठा करके हृदय में पहुंचाती है, लेकिन जब कोई रक्त वाहिनी
रक्त को किसी अंग से दूसरे अंग में, हृदय के बजाय किसी दूसरे अंग में पहुंचाने का कार्य करती है। तो ऐसे सिराओं को हम कह देते हैं निवायिका सिरा, और इस तंत्र को कह देते हैं निवायिका तंत्र। तो अब यहाँ पर ये निवायिका सिराएं अपनी इंटेस्टाइन से इकट्ठा कर करके यहाँ पर लीवर में पहुंचाती है। अब लीवर में क्यों पहुंचाएंगी? अगर यदि सारे के सारे पाचित पदार्थ, आप लोगों को यह भी जानना जरूरी है कि लीवर में ही क्यों पहुंचाएगी, डायरेक्ट रक्त में भी तो छोड़ सकती है या रक्त में भी तो सर्कुलेट हो सकते हैं। तो आपको मैं बता दूं कि जैसे ही हमने खाना खाया तो खाना खाने के कुछ समय बाद में जैसे ही पाचन होगा तो रक्त में अचानक पदार्थों की मात्रा बढ़ेगी, और जब आवश्यकता से अधिक पदार्थ होंगे तो हमारी किडनी इन पदार्थों को मूत्र के साथ में वापस बाहर एलिमिनेट या निष्कर्षित कर देगी। तो हमारे भोजन ग्रहण करने का कोई औचित्य नहीं रहेगा। इस कारण हमारा शरीर क्या करता है कि जैसे रक्त में पदार्थों की मात्रा बढ़ी, इन पदार्थों में से जो आवश्यकता से ज्यादा पदार्थ है उन पदार्थों का लीवर में क्या कर लेता है, एकत्रण कर लेता है। इस कारण आंत्र से जितने भी पाचित पदार्थ हैं, सभी पाचित पदार्थों को यकृत निवायिका सिरा द्वारा यकृत में पहुंचाया जाता है। जो जितनी अंगों को आवश्यकता होती है उतना तो रक्त संचार में छोड़ देता है, और बाकी पदार्थों को ग्लाइकोजन और वसा में कन्वर्ट करके एक एडिपोस टिश्यू में एकत्रित कर लेता है। अब यहां से ये आंतर से कहां पर पहुंचा देगी, यकृत में। यकृत इन पदार्थों को शरीर की विभिन्न क्रियाओं में उपयोग में लाने का कार्य करवाएगा, और ये जो क्रिया है यही क्रिया कहलाती है स्वांगीकरण, एसिमिलेशन। यानी पाचित पदार्थों को विभिन्न क्रियाओं में प्रयोग में लेना ही कहलाता है स्वांगीकरण। अब इसके साथ में ही पाचन की क्रियाविधि पूर्ण हो जाती है। अब कई पाचन तंत्र से संबंधित रोग भी होते हैं। अब वो पाचन तंत्र से संबंधित रोग कौन? अब हम पढ़ रहे हैं पाचन की क्रिया में उत्पन्न होने वाले विकार। तो जब हम पाचन की क्रिया में विकारों की बात करते हैं तो ये विकार सामान्यतः दैनिक जीवन शैली के कारण भी हो सकते हैं, किसी प्रकार की आहार नाल की गतियों के कारण भी हो सकते हैं, या फिर किसी प्रकार की आहार या अपूर्णता के कारण भी हो सकते हैं। तो अब ये विकार कौन कौन से हैं? तो जब हम इन पाचन तंत्र के विकारों की बात करते हैं तो पहला जो विकार होता है वो होता है अपच, इनडाइजेशन। अब ये इनडाइजेशन में होता क्या है, तो इसमें इस विकार में कई बार अनिद्रा, ठीक है। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि अनिद्रा के कारण अपच कैसे होता है। तो आप लोगों को मैं बता दूं कि हमारे शरीर में जो पाचक एंजाइम होते हैं उन पाचक एंजाइमों के स्राव के लिए विश्राम आवश्यक होता है। क्यों? क्योंकि विश्राम के समय परानुकंपी तंत्रिका तंत्र, जो कि आगे हम तंत्रिका तंत्र में पढ़ने वाले हैं, परानुकंपी तंत्रिका तंत्र अधिक सक्रिय होता है, जो कि पाचक एंजाइमों के निर्माण को प्रेरित करता है। इस कारण निद्रा की कमी होने के कारण यहाँ पर पाचक एंजाइमों का प्रॉपर स्राव नहीं होगा और उस कारण अपच की क्रिया हो सकती है। इसके अलावा अधिक तेलीय भोजन के अतिरिक्त मसालेदार भोजन। अब ये जब तेलीय और मसालेदार भोजन ग्रहण करते हैं तो इसके कारण एंजाइमों की मात्रा कम हो जाती है, यानी पाचक एंजाइम कम हो जाते हैं, और पाचक एंजाइम कम होने के कारण भोज्य पदार्थों का पूर्ण पाचन नहीं होता, और भोज्य पदार्थों का पाचन नहीं होना ही कहलाता है अपच। ठीक है, तो पहली क्रियाविधि कौन सी हो गई? अपच, यानी भोज्य पदार्थों का विभिन्न कारणों से पाचन नहीं होना कहलाता है अपच। दूसरा कहलाता है कब्ज, जिसको हम कहते हैं कॉन्स्टिपेशन। अब कब्ज में क्या होता है, इसमें आहार नाल की, सामान्यतः आप लोगों को बताया था कि ये जो आहार नाल का पेशीय स्तर होता है, उस आहार नाल के पेशीय स्तर में निरंतर क्रमानुकुंचन गतियां पाई जाती है। तो इसमें आहार नाल की जो क्रमानुकुंचन गतियां होती है, ये गतियां कम हो जाती है। अब गतियां कम होने से मल का त्याग नहीं होता, और मल का त्याग नहीं होना ही कब्ज कहलाता है। अब जब मल का त्याग नहीं होता तो मल कोलोन वाले भाग या मलाशय के अतिरिक्त वृद्धात्र में भी एकत्रित हो जाता है। तो मल का कोलोन में एकत्रण या वृद्धात्र में एकत्रण से उसका आकार बढ़ जाता है। एकत्रण से आकार में वृद्धि। किसके आकार में वृद्धि? वृद्धात्र के आकार में वृद्धि हो जाती है, और उस वृद्धात्र के आकार में जब वृद्धि हो जाती है तो इसी को कहते हैं मेगा कोलोन। क्या कहने वाले हैं? मेगा कोलोन। तो दूसरा जो रोग है वो है कब्ज। इसमें आहार नाल की गतियां कम हो जाती है, इस कारण मल का त्याग नहीं हो पाता, और त्याग नहीं होने से
मल कोलोन वाले भाग में एकत्रित हो जाता है और कोलोन वाले भाग में एकत्रित होने के कारण कोलोन के आकार में वृद्धि हो जाती है और कोलोन के आकार में वृद्धि होने को कहते हैं मेगा कोलोन। आगे वाले जो रोग है वो रोग है पीलिया, जोंडिस। अब ये जो पीलिया या जोंडिस है इसमें सर्वाधिक प्रभावित होता है यकृत। कौन प्रभावित होता है? यकृत। अब आप लोगों से पूछा जाए कि सबसे ज्यादा प्रभावित होने वाला है यकृत। अब ये जो यकृत है इसके द्वारा क्या होता है? यकृत के द्वारा पित्त रस की मात्रा या पित्त लवणों का निर्माण पित्त वर्णक ज्यादा मात्रा में बनते हैं। तो अब पित्त वर्णकों का जब निर्माण होगा तो अब इन पित्त वर्णकों का निर्माण होने से ये कहां पर जाएंगे? ये जाएंगे रक्त में। तो रक्त में इनकी मात्रा अधिक, और रक्त में जब इनकी मात्रा अधिक हो जाएगी तो इस कारण से त्वचा है, इसके अलावा नाखून है, इसके अतिरिक्त नेत्र का रंग कैसा हो जाएगा? नेत्र का रंग पड़ जाएगा पीला, और नेत्र का रंग पीला पड़ना ही क्या कहलाएगा? पीलिया। तो पीलिया रोग में सबसे ज्यादा प्रभावित होने वाला अंग कौन सा होता है? यकृत। इसके अतिरिक्त त्वचा है, नेत्र है, जीभ है और नाखून, इन सभी का रंग कैसा पड़ जाता है? पीला पड़ जाता है। फिर उसके बाद में है प्रवाहिका या दस्त। इसके अंदर आहार नाल की जो गतियां है, आहार नाल की गतियां, ध्यान सुनिएगा, आहार नाल की गतियां, और ये आहार नाल की गतियां अधिक हो जाती है। आहार नाल की गतियां अधिक होने से मल पतला हो जाएगा, और मल पतला होने के कारण बार बार मल त्याग करना पड़ेगा। अब बार बार जो मल त्याग की क्रियाविधि है, ये मल त्याग की क्रियाविधि ही क्या कहलाती है? प्रवाहिका या दस्त। अब ये जब प्रवाहिका या दस्त होती है, दस्त हो जाते हैं, तो इसके कारण बड़ी मात्रा में जल का अवशोषण कम हो जाता है, साथ ही साथ लवणों का अवशोषण भी कम हो जाता है। इस कारण शरीर में डिहाइड्रेशन की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। उसके बाद में है वमन। वमन को हम सामान्य भाषा में कहते हैं वोमिटिंग या उल्टी। तो जब वमन की बात करते हैं तो वमन में होता क्या है? इसके अंदर आमाशय आप लोगों को मैंने पहले बताया था कि आमाशय में भोज्य पदार्थ जो होते हैं, उन भोज्य पदार्थों को बाहर निकलने से रोकने के लिए इस प्रकार से कार्डियक अवरोधनी पाई जाती है। तो सामान्यतः है आमाशय से भोज्य पदार्थ आहार नाल में ही प्रवेश करते हैं, इनको मुख के द्वारा बाहर से नहीं निकाला जाता। लेकिन आमाशय से भोज्य पदार्थों को या भोजन को मुख के द्वारा बाहर निकालना, मुख द्वारा बाहर निकालना, ये मुख द्वारा बाहर निकालने की जो क्रिया है, यही क्रिया कहलाती है वमन। अब ये जो वमन की क्रियाविधि है, ये वमन की क्रियाविधि नियंत्रण होती है मेडुला ओब्लोंगेटा। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि ये मेडुला ओब्लोंगेटा क्या होता है, तो आप लोगों को मैं ये बताने वाला हूं तंत्रिका तंत्र में कि हमारा जो मस्तिष्क होता है, उस मस्तिष्क के अग्र मस्तिष्क, पश्चिम मस्तिष्क और मध्य मस्तिष्क, इनमें से पश्चिम मस्तिष्क का जो अंतिम भाग होता है वही कहलाता है मेडुला ओब्लोंगेटा, जिससे मेरुरज्जु उत्पन्न होती है। तो मेडुला ओब्लोंगेटा के वमन केंद्र के द्वारा नियंत्रित होती है, वमन केंद्र द्वारा नियंत्रित। अब इस क्रिया में होता क्या है वो आप लोगों को मैं बताने वाला हूँ, सुनिएगा। कि जब ये हमारे को वमन या उल्टी होने लगती है तो उसका कारण क्या होता है कि हमारे आमाशय में जब हम अधिक मात्रा में भोजन ग्रहण कर लेते हैं या फिर किसी प्रकार का संक्रमण हो जाता है या बैक्टीरियल एक्टिविटी ज्यादा हो जाती है, तो हमारे को बेचैनी महसूस होने लगती है। अब वो जो बेचैनी महसूस हो रही है, उन बेचैनियों को या उस पीड़ा को वेगस तंत्रिका के द्वारा मेडुला ओब्लोंगेटा में पहुंचाया जाता है, जहां से वापस सूचना आती है, और उस सूचना के द्वारा ये जो कार्डियक अवरोधनी होती है, इस कार्डियक अवरोधनी में फैलाव होता है। और कार्डियक अवरोधनी में जैसे ही फैलाव होता है तो ये वाला छिद्र, कार्डियक छिद्र जो है, ग्रसिका का छिद्र, वो छिद्र खुल जाएगा, और जैसे ही आमाशय की पेशियों में संकुचन होगा तो संपूर्ण भोजन मुख के द्वारा शरीर से बाहर मुक्त कर दिया जाएगा। अब उल्टी के पहले बेचैनी उत्पन्न हो रही थी, तो अब जैसे ही वो भोज्य पदार्थ बाहर जाएगा तो उसके पश्चात व्यक्ति रिलैक्स महसूस करने लगता है। तो वमन किसके द्वारा नियंत्रित होता है? वमन नियंत्रित होता है मेडुला में पाए जाने वाले वमन केंद्र के द्वारा, और इसको हम कहते हैं तंत्रिकीय प्रतिवर्त। तंत्रिकीय प्रतिवर्त। अब ये तंत्रिकीय न्यूरल रिफ्लेक्स क्या होता है, ये आप लोगों को हम प्रतिवर्त क्रियाएं जो पढ़ेंगे तंत्रिका तंत्र में,
तब हम इस चीज को पढ़ने वाले हैं। तो वमन समझ में आ गया होगा आप लोगों को। फिर उसके पश्चात आ जाता है प्रोटीन आहार अपूर्णता रोग, प्रोटीन एनर्जी मल न्यूट्रिशन, प्रोटीन की कमी से होने वाले रोग। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि सर ये प्रोटीन की कमी से ही क्यों बता रहे हो। तो जनरली जब हम बात करते हैं तो कार्बोहाइड्रेट और वसा की कमी हमारे शरीर में नहीं होती, लेकिन विश्व के अधिकांश जो देश हैं उन देशों की आबादी के अंदर प्रोटीन की कमी से बीमारियां उत्पन्न होती है, और उन बीमारियों को हम कह देते हैं प्रोटीन एनर्जी मल न्यूट्रिशन या प्रोटीन आहार अपूर्णता रोग। अब ये अपूर्णता रोग दो प्रकार के होते हैं। पहला रोग हम मान लेते हैं क्वाशियोकोर। अब ये जो क्वाशियोकोर रोग है ये होता क्या है, ये होता है 1 वर्ष से अधिक आयु, ध्यान सुनिएगा, 1 वर्ष से अधिक आयु के बच्चों में। अब इस रोग में होता क्या है, इसमें ध्यान से सुनिएगा, इसमें जो भोजन होता है उस भोजन में वसा, ध्यान से सुनिएगा, वसा प्लस कार्बोहाइड्रेट, वसा और कार्बोहाइड्रेट ये तो दोनों के दोनों उपस्थित होते हैं, वसा और कार्बोहाइड्रेट उपस्थित, ठीक है। यानी यहाँ पर ऊर्जा प्रदान करने वाले, जैसे कि इस अध्याय के स्टार्टिंग में मैंने आपको बताया था कि कार्बोहाइड्रेट और वसा ऊर्जा प्रदान करने का कार्य करते हैं, तो ऊर्जा प्रदान करने वाले यानी एनर्जी की तो उपलब्धता होती है परंतु प्रोटीन अनुपस्थित। अब जब प्रोटीन नहीं है तो आप लोगों को मैंने बताया था कि प्रोटीन शरीर में विभिन्न संरचनात्मक कार्य यानी मांसपेशियों का निर्माण, अस्थियों का निर्माण, शारीरिक वृद्धि में अत्यंत महत्वपूर्ण योगदान देता है। तो प्रोटीन अनुपस्थित होने के कारण इन व्यक्तियों की इनकी वृद्धि क्या हो जाती है, वृद्धि अवरुद्ध हो जाती है। वृद्धि अवरुद्ध होने के साथ साथ में मांसपेशियों का विकास भी क्या हो जाएगा, अवरुद्ध। तो पेशियां हो जाती है ढीली, क्यों, क्योंकि उनमें प्रोटीन नहीं है। इनके हाथ पैर कैसे हो जाएंगे, हाथ पैर हो जाएंगे पतले, हाथ पैर पतले। तो इस रोग को कह देते हैं क्वाशियोकोर, ठीक है, जिसमें भोजन में कार्बोहाइड्रेट और वसा तो प्रचुर मात्रा में हो, यानी एनर्जी की किसी प्रकार की कमी नहीं हो, परंतु प्रोटीन नहीं पाई जाए, तो उसको कह देते हैं क्वाशियोकोर। जबकि दूसरा रोग है मेरस्मस। अब ये जो मेरस्मस या सूखा रोग है, इसके अंदर प्रोटीन के साथ में, ध्यान से सुनिएगा, प्रोटीन के साथ कार्बोहाइड्रेट और वसा भी कम हो जाती है। प्रोटीन के साथ में कार्बोहाइड्रेट और एवं वसा भी कम। अब प्रोटीन के साथ में कार्बोहाइड्रेट और वसा तीनों के तीनों कम हो गए, तो इसका कारण क्या है, ये होता है 1 वर्ष से कम आयु के बच्चों में, 1 वर्ष से कम आयु के बच्चों में। अब कम आयु के जो बच्चे हैं इनमें भी कारण क्या होता है कि जनरली जब बच्चा 1 वर्ष से कम आयु का होता है तो वो माँ के दूध पर निर्भर होता है, लेकिन यदि माँ का दूध बंद कर दिया जाए तो और बाहर से सप्लीमेंट नहीं मिले तो अब उसमें न्यूट्रिशन की डेफिशिएंसी या पोषक तत्वों की कमी हो जाएगी। तो यहाँ पर माता का दुग्ध क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। अब माता का दुग्ध कम हो जाएगा तो उसमें प्रोटीन के साथ साथ में कार्बोहाइड्रेट की भी मात्रा, वसा की मात्रा भी कम है। तो इस कारण इन व्यक्तियों के अंदर तो उदर वाले भाग में थोड़ी सी वृद्धि हो जाती है, यानी उदर वृद्धि करके बाहर की ओर आने लगता है, लेकिन इनमें हाथ पैर पतले रह जाते हैं, शारीरिक वृद्धि बिल्कुल पूर्ण रूपेण अवरुद्ध हो जाती है। और इनके अंदर जो बच्चा होता है वो बच्चा केवल और केवल हड्डियों के कंकाल की तरह दिखाई देता है, हड्डियों के कंकाल की तरह। इसी कारण इस रोग को सूखा रोग भी कह देते हैं। और ये जनरली भूखमरी, यानी जब भोजन ही नहीं मिल रहा तो उस भोजन नहीं मिलने को ही हम क्या कह देते हैं, स्टारवेशन या भूखमरी। तो भूखमरी से संबंधित रोग है। फिर उसके बाद में परजीवियों का संक्रमण। तो हम कई बार ऐसा होता निवासी या भोजन को सही रूप से नहीं पकाने के कारण हमारे आहार नाल में कई परजीवियों का संक्रमण हो जाता है। अब ये परजीवी कौन कौन से हो सकते हैं, जैसे इन परजीवियों के द्वारा होने वाले पहला जो रोग है उस पहले रोग को हम कहते हैं टीनियसिस। अब ये जो टीनियसिस रोग है ये आप लोगों को मालूम होना चाहिए, ये होता है फीताकृमि की कमी के फीताकृमि के कारण। अब ये जो फीताकृमि है, ये फीताकृमि हमारी छोटी आंत्र का परजीवी होता है, छोटी आंत्र का परजीवी। अब ये छोटी आंत्र के अंदर क्या काम करवाता है, आहार नाल से अटैच रहता है और अटैच रहकर आहार नाल में से जो पाचित पदार्थ होते हैं उन पाचित पदार्थों का अवशोषण करता है। इस कारण व्यक्ति जो भी खाना खाएगा, जो भी भोजन ग्रहण करेगा, उस भोजन के पाचन से जो बनने वाले पाचित पदार्थ है वो व्यक्ति के उपयोग में नहीं आते। दूसरा जो रोग है वो दूसरा रोग है एस्केरियासिस। अब ये जो एस्केरियासिस है ये होता है एस्केरिस के कारण। किसके कारण होता है, एस्केरियासिस।
ये होता है एस्केरिस के कारण, जो कि एक सूत्रकृमि होता है। ये जो एस्केरिस है, ये एस्केरिस भी छोटी आंत्रिका परजीवी है, और छोटी आंत्रिका परजीवी होने के कारण ये आहार नाल से पाचित पदार्थों का तो अवशोषण करता ही है, साथ ही ये जो अपने चूषकांग होते हैं, उन चूषकांगों से आहार नाल के जहां जहां पर जुड़ता है वहां पर आहार नाल में घावों का निर्माण करता है। इस कारण पेट में कब्ज रहना, मरोड़े आना, ऐंठन होना और खून की कमी भी हो जाती है। फिर इसके अतिरिक्त अगर यदि हम और रोगों की बात करें तो यह है अमीबियासिस या अमीबीय अतिसार। अब ये जो अमीबियासिस रोग है, ये अमीबियासिस रोग ये होता है एंट अमीबा के कारण, ये होता है एस्केरिस के कारण, ये होता है पित्तकृमि, और ये होता है एंट अमीबा हिस्टोलाइटिका के कारण। अब एंट अमीबा हिस्टोलाइटिका क्या काम करता है? ये जो एंट अमीबा हिस्टोलाइटिका है, ये एंट अमीबा हिस्टोलाइटिका बड़ी आंत्रिका परजीवी है, बड़ी आंत्रिका परजीवी। अब ये बड़ी आंत्रिका परजीवी होने के साथ साथ में ये क्या काम करवाएगा? ये बड़ी आंत्र में घावों का निर्माण करता है। इस कारण अपशिष्ट होने वाले पदार्थों के साथ में श्लेष्मा, इसके अलावा कभी कभी रक्त का भी स्राव होता है। तो इस प्रकार से ये कुछ पाचन तंत्र से संबंधित बीमारियां हैं, जो कि चाहे हमारी जीवन शैली से आधारित हो या फिर पोषक तत्वों की आहारीय अपूर्णता के कारण हो या फिर किसी परजीवी संक्रमण के कारण उत्पन्न हो सकती है। आप लोगों को थोड़ा सा मैं ये भी बता दूं कि यहाँ पर ये देखा हमने कि हमारे जो पाचन तंत्र है, उस पाचन तंत्र का नियमन हार्मोनिया भी होता है, जिसमें आप लोगों को मैं पहले ही बता चुका कि इसमें जीआईपी, गैस्ट्रिक इनहिबिटरी पॉलीपेप्टाइड भी आते हैं, सिप्रेटिन आता है, गैस्ट्रिन आता है, एंटेरोगैस्ट्रिन, कोलिसिस्टोकाइनिन, पैंक्रियोजाइमिन विभिन्न प्रकार के हार्मोनों के द्वारा भी होता है। इसके अलावा तंत्रिकाओं के द्वारा भी होता है। अब तंत्रिकाएं क्या काम करवाती है, वो अभी आपको मैंने बताया कि तंत्रिकाओं के कारण आहार नाल की गतियां कम या अधिक हो जाती है, जिनको हम क्रमानुकुंचन गतियां कहते हैं।